हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 4 टॉल ट्रीज करेंगे। ये लेसन NIOS इंग्लिश क्लास 10 का बुक 1 का लेसन 4 है एंड इट इज़ कॉल्ड टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज लंबे पेड़। थिंक ऑफ सम टॉल ट्रीज यू हैव सीन। क्या आपने कभी टॉल ट्रीज देखे हैं? आपने डेफिनेटली उनको गांव में, कभी बाग में, कभी रोड के किनारे, कभी शहरों में, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों पर आपने डेफिनेटली टॉल ट्रीज देखे होंगे। एंड मे बी शायद आपके आंगन में एक बड़ा पेड़ हो। क्या आपने कभी इन ट्रीज को केयरफुली देखा है, ऑब्जर्व किया है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये ट्रीज हमें साइलेंटली, खामोशी के साथ हमारा ख्याल रखते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं? ये जो पोअम है बिल्कुल इसी बारे में है और हम देखेंगे कि पोएट जो है वो क्या सोचता है जब वो टॉल ट्रीज को देखता है। वो इमेजिन करता है कि टॉल ट्रीज हमें देख रहे हैं, हमें शेल्टर दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ हमें ही शेल्टर दे रहे हो, किसे शेल्टर दे रहे हैं वो हम देखेंगे। एंड पीपिंग, पीपिंग मतलब देख रहे हैं, झांक रहे हैं लोगों को। ये तीन चीज़ें हमें जाननी काफ़ी ज़रूरी हैं। जब आप पोम देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पहली चीज़ है वॉचिंग, मतलब देखना। शेल्टरिंग मतलब एक घर देना। पीपिंग मतलब ताक झाँक करना। सो पीपिंग मतलब झांकना। सो ये तीन हमारे मेन फंक्शंस होंगे। इस पोम को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि पोएट क्या सोचता है टॉल ट्रीज के बारे में। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इस पोम को पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, इसकी थीम आपको पता चलेगी, आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स पता चलेंगे जिनके सिमिलर साउंड्स होते हैं, जो कि ज़्यादातर एंड ऑफ द लाइंस में पाए जाते हैं। फिर आप एक पोएम की तरह इस पोएम को पढ़ सकेंगे। आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस जिसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं वो कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कैसे हम नॉन लिविंग चीज़ों या जो इंसान नहीं है उनको हम इंसानी दुनिया से कैसे रिलेट करते हैं, ये हम सीखेंगे पर्सोनिफिकेशन। और जब आप आगे कोई पोइट्री पढ़ेंगे तब भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पर्सोनिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो वी विल बी लुकिंग एट दैट ऑल्सो इन दिस पोम। एंड हम हर चीज़ में, हर जगह नेचर की प्रेजेंस को मौजूद पाएंगे इस पोम को पढ़ने के बाद। और नेचर की केयरिंग हमारे लिए और नेचर हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है वो भी हम जान पाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द पोएम नाउ। सो टॉल ट्रीज यानी कि लंबे पेड़। पहले मैं पूरी पोएम पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको इसके मीनिंग्स बताऊंगी। इसकी पोएट हैं आइलीन मैथायस। With their feet in the earth and their heads in the sky, the tall trees watch the clouds go by. When the dusk sends quickly the birds to rest, the tall trees shelter them safe in a nest. And then in the night, with the tall trees peeping, the moon shines down on a world that's sleeping. Rhyming words देख लेते हैं। Okay? So in the first stanza, stanza क्या होता है? जैसे कि प्रोज में पैराग्राफ्स होते हैं वैसे पोम में स्टैंजा होता है। तो 4 लाइंस के बाद ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये स्पेस जो है ये एक स्टैंजा को दूसरे स्टैंजा से अलग करता है। सो इस पोम के अंदर 3 स्टैंजाज हैं और आप देखेंगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। उसकी लेंथ जो है हर एक सेंटेंस से अलग होती है। किसी में 4 वर्ड्स हैं, किसी में 5 वर्ड्स हैं, किसी में 6 वर्ड्स हैं, किसी में 7 वर्ड्स भी हो सकते हैं। पोम की क्वालिटी होती है कि कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते। एक रिदम पैदा करने के लिए हम वर्ड्स को आगे पीछे जोड़ तोड़ कर देते हैं। लेट अस लुक एट द राइमिंग वर्ड्स फर्स्ट। इसमें फर्स्ट राइमिंग वर्ड है स्काई एंड बाय। तो राइमिंग वर्ड्स का हमेशा एक पेयर होता है, 2 वर्ड्स एक साथ होकर राइमिंग वर्ड्स बनाते हैं। तो स्काई बाय। सिमिलरली रेस्ट, नेस्ट, पीपिंग, स्लीपिंग।
3 पेयर्स राइमिंग वर्ड के निकल आए हैं, स्काई बाय, रेस्टनेस, पीपिंग, स्लीपिंग. नाउ लेट अस गो बैक टू द पोएम अगेन. With their feet in the earth and their heads in the sky. अब ये एक पेड़ है, इसके जो पैर हैं वो कहाँ होंगे? वो यहाँ कहीं होंगे, यानी कि रूट्स, और उसका जो हेड होगा वो टॉप ऑफ द ट्री होगा. तो उसके पैर जो हैं वो अर्थ के अंदर हैं, यानी कि धरती के नीचे हैं, और उसका जो हेड है, उसका जो सिर है वो आसमान में है. ऐसी ट्रीज जो हैं वो बादलों को आते जाते देखते हैं. दे वॉच द क्लाउड्स गो बाय. सो भूमि के ऊपर अपने पैर रखे, अपने पैर जमाए हुए, आकाश की तरफ अपना सिर उठाए हुए लंबे वृक्ष विचरते हुए बादलों को गौर से देखते हैं. अब हम देखेंगे इसका पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन ये है, ट्रीज को उन लोगों से कंपेयर किया गया है जो कि ऊंचे होने के बावजूद उनके जो पैर हैं वो धरती पर होते हैं. यानी कि बेशक वो कितने ही अमीर हों या कितना ही फेम हो उनके पास, कितनी ही सब कुछ हो, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी जो आदत है, वो दे आर डाउन टू अर्थ. कहते हैं ना डाउन टू अर्थ. डाउन टू अर्थ मतलब वो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, सबको अच्छी नज़र से देखते हैं, सबके साथ अच्छा सलूक करते हैं. सो सच पीपल आर द रियल पीपल. तो उनके पैर जो हैं वो अर्थ में हैं और उनके हेड्स जो हैं वो स्काई पर हैं. तो ऐसे लोग बादलों को आते जाते देखते हैं. सो यहाँ पर पोएट ने ट्रीज़ को उन ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचे ओहदे पर होते हैं, काफ़ी एम्पावर्ड होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और फिर भी उनकी जो जड़ें हैं, उनके जो पैर हैं वो ज़मीन पर रहते हैं. कि बेशक आप कितना ही अचीव कर लो अपनी लाइफ में, लेकिन आपको एक साधारण इंसान की तरह ज़मीन पर ही अपने आप को रखना है. सो आप ये कह सकते हो, जैसे आप अपने अपने किसी टीचर से इसको कंपेयर कर सकते हो कि बेशक ये इतने ऊंचे, इतने जानकार, इतने अच्छे प्रोफेसर हैं, लेकिन तब भी ये इतनी अच्छे इनका व्यवहार है, इनका इतना अच्छा आदत है, जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो बिहेव करते हैं, तो वो हमारे लिए एक टॉल ट्री की तरह है. सो दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ द टॉल ट्री इज़. ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड स्टैंजा. व्हेन द डस्क मतलब शाम का समय, जब संध्या का समय, जब सूरज डूबने लगता है, तो जैसे ही डस्क आती है, और वो डस्क क्या करती है, वो बर्ड्स को अपने घर भेजने लगती है, बर्ड्स को आराम करने के लिए उनके घर भेजने लगती है. तो टॉल ट्रीज क्या करते हैं, वो उन्हें शेल्टर करते हैं. शेल्टर करते हैं मतलब टॉल ट्रीज उनको एक आसरा देते हैं, एक पनाह देते हैं, एक शरण देते हैं. तो जब शाम के टाइम पर सारे पक्षी, सारे पंछी अपने घरों को उड़ने लगते हैं, अपने रेस्ट करने के लिए अपने घरों को लौटने लगते हैं, तो टॉल ट्रीज उन्हें उनके घोंसलों में, सेफ इन अ नेस्ट, उनके घोंसलों में एक सुरक्षित वातावरण देते हैं, उनको एक सुरक्षित घर देते हैं. ठीक है. एंड देन इन द नाइट विद द टॉल ट्रीज पीपिंग, द मून शाइन्स डाउन ऑन अ वर्ल्ड दैट्स स्लीपिंग. और फिर जब रात हो जाती है, टॉल ट्रीज क्या करते हैं, वो ताकते हैं. मून जब आ जाता है, चंद्रमा जब अपनी रोशनी बिखेरता है, तो सारी दुनिया तो सो जाती है, लेकिन टॉल ट्रीज ऐसे देखते रहते हैं मानो हमारे पहरेदार हों, हमारा प्रोटेक्शन करते रहते हैं. सो दे पीप ऑन द वर्ल्ड दैट स्लीपिंग. जो दुनिया सो रही है उसको वो पहरेदारों की तरह उसकी रक्षा करते हैं, उसको देखते रहते हैं कि इन्हें कुछ हुआ तो नहीं. सो इन 3 स्टैंजास के अंदर 3 मेन फंक्शंस के बारे में बताया गया है, 3 मेन कामों के बारे में बताया गया है जो कि पेड़ करते हैं, ऊंचे पेड़ करते हैं. एक तो वो देखते हैं हमें, एक वो शेल्टर देते हैं, और एक वो ताकते हैं, जो देखते हैं, ख्याल रखते हैं. आप जब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे
लेसन की, आपको पता चलेगा कि पोएट जो है ह्यूमन बीइंग्स से टॉल ट्रीज़ को कंपेयर करता है। तो उसको लगता है कि टॉल ट्रीज़ जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, इंसानों की तरह बहुत पावरफुल हैं, जैसे कि पावरफुल लोग होते हैं, लेकिन तब भी उनका जो फीट होता है वो ग्राउंड पर होता है, यानी कि वो हम्बल, काइंड, केयरिंग होते हैं और जिसको भी उसकी मदद चाहिए होती है वो उनकी मदद करते हैं। Let us look at in-text questions 4.1. Which part of the tree does the poet describe as its head and feet? Head और feet को किस part से describe किया गया है, क्यों? Head मतलब उसका top, tree का, और feet जो है वो उसकी roots हैं. So you can say the poet describes the top of the tree as its head and compares the root to human beings. The poet has personified, आप बताएंगे कि पोएट ने पर्सोनिफाई किया है टॉल ट्रीज को टॉल ह्यूमन बींग्स से. The trees are so tall that their heads seem to be touching the sky, but their feet are firm in the earth, that they are so humble and they are so kind. Next is, what does the phrase feet in the earth mean in context of trees? Trees के context में, trees के की अगर हम बात करें तो feet in the earth का क्या मतलब है? trees का feet क्या है? trees का feet है root, और जो कि soil के अंदर है, ज़मीन के अंदर है. So in context of the tall trees, the phrase feet in the earth means that the roots of the trees are under the ground, under the soil, to give them a strong hold and to hold them firm. Now, what do you think feet in the earth mean in context of a person who is tall and empowered like tall trees? अब आपकी नज़र में feet in the earth इंसानों की रेफरेंस में क्या होगा? पहले आपने trees की रेफरेंस में बता दिया, लेकिन अब इंसानों की रेफरेंस में क्या होगा? So that means the poet, you can say the poet has personified the tall trees with human beings, and she has said that the way a person is tall and empowered like tall trees, his head is so high and he's so successful, he's so achieved so much, he's so much successful, but still his feet are on the ground, he's down to earth, he's modest, he's ordinary, he leads a more ordinary life, he is never egoistic, his feet is firm on the earth. So अगर आपको ऐसा कोई पर्सन लगता है तो आप उसके बारे में ज़रूर डिस्क्राइब करिए, बेशक आपका वो कोई टीचर हो या आपके फादर हो या आपके दादाजी हो, एनी वन दैट यू फील इज़ लाइक अ टॉल ट्री, और मे बी कोई आपका एक्टर हो जो आइडल हो आपका, जो कि बहुत ऊंचे पौधे पर है लेकिन तब भी उसका फीट है वो ज़मीन पर है. In what ways do the trees behave like human beings in the poem? इस पोम के अंदर ट्रीज ह्यूमन बींग्स की तरह कैसे बिहेव करते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि वॉचिंग द क्लाउड्स, अब ट्रीज कोई वॉच तो करते नहीं है, बट स्टिल हमने मेंशन किया ये सारे क्या हैं, ह्यूमन एक्शंस हैं. वॉच करना, शेल्टर देना, देखना, ताकना, ये सब ह्यूमन एक्शंस हैं. सो द एंटायर पोएम is a personification. So you can say poet thinks of all tall trees as human beings. He finds them behaving like human beings. The tall trees watch the clouds and things around them as humans do. ये आपके लिए कुछ अच्छी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. इसमें टॉलेस्ट ट्रीज के बारे में बताया है. डू रीड इट. ओल्डेस्ट ट्री है वो है बोधि ट्री, श्री महाबोधि टेम्पल में. So it is how much? 2293 years old. So do give it a read. Now let's look at in-text questions 4.2. What time of the day does the poet refer to in the stanza? Pick out the word that indicates the time. कौन से पार्ट ऑफ द डे को बताया गया है? हमने डिस्कस किया था उस टाइम पर कि इट इज़ इवनिंग टाइम. इवनिंग टाइम मीन्स डस्क. तो डस्क से रेफर करता है पोएट कि ये इवनिंग का टाइम है. Describe two images that the poet has created through personification in this stanza. एक तो वो इमेज जैसे डस्क जो है वो बर्ड्स को अपने घरों को भेज रही है, जाओ जाओ अपने घर जाओ. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट इवनिंग टाइम हो रहा है एंड सारे पंछी अपने घरों को वापस ला रहे हैं. सो दैट हैज़ अ विजुअल, आपके दिमाग में एक विजुअल पिक्चर बन जाती है उस चीज़ को सोचते हुए. एंड the second image that it creates is the trees providing shelter, providing a sound resting place for the birds. So दो images हैं, the two images created by the poet
through personification in this stanza. Number one, like a person, the dusk sends away the birds to shelter. And number two, trees provide nests for birds to rest. Now, in text question 4.3. First is pick out words from the poem with rhyme, which rhyme with each other. हमने already कर लिया है. Write 5 more pairs of rhyming words of your choice. आप कोई भी 5 pairs लिख सकते हैं rhyming words की. Who else besides the tall trees is taking loving care of the world? How? Question का मतलब है trees के अलावा और कौन सा नेचर की चीज़ है जो कि पूरी दुनिया का ध्यान रखता है. हम कह सकते हैं एक तो नदियाँ हैं हमारी. नदियाँ नहीं होंगी तो हमें पानी ही नहीं मिलेगा. नदियाँ बहती हैं और नदियाँ हमें एक संदेश भी देती हैं कि चलना ही है, चलना ही जीवन है, चलते जाओ चलते जाओ. सो एक तो नदियाँ हम कह सकते हैं. एक हम ये भी कह सकते हैं कि मून इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट टेल्स अस कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं. जिस तरह से मून की स्ट्रक्चर बदलता रहता है विद एवरी पासिंग डे. 14 दिन तक वो बढ़ता है, 14 दिन तक वो घटता है. सो इट टेल्स अस द सर्कल ऑफ लाइफ कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती जाती रहती हैं और बिसाइड्स वो हमें लाइट भी देता है. नाउ द लास्ट इज टर्मिनल क्वेश्चंस. Write a paragraph of 20-25 words about 3 activities of the trees described in the poem. आप 3 एक्टिविटीज़ बताएंगे. आप तीनों स्टैंजाज में अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं. आप बता सकते हैं the following 3 activities of the tall trees are mentioned in the poem Tall Trees. Number 1, in the first stanza the tall trees are watching the clouds, and in the second stanza they are providing shelter to the birds at night or in the evening, and in the third stanza the tall trees are watching or peeping over the sleeping world. Now, which activity do you appreciate the most and why? This ये आपके लिए subjective है. आप कह सकते हैं कि आई अप्रिशिएट द लास्ट एक्टिविटी ऑफ द ट्रीज कि जब हम सो रहे होते हैं वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस एंड ट्रीज एक्ट लाइक आवर बॉडी गार्ड्स, आवर वॉचमैन. सो दिस इज व्हाट आई अप्रिशिएट द मोस्ट. डिस्क्राइब इन अ फ्यू वर्ड्स अ पिक्चर ऑफ नेचर एज प्रेजेंटेड इन द पोम. आप इसमें नेचर की पिक्चर बता सकते हैं कि नेचर कैसे. आप इनफैक्ट इसकी पूरी पोम की समरी लिख दोगे तो वो भी नेचर का ही है. इसमें डस्ट की बात हो रही है, इसमें ट्रीज़ की बात हो रही है, इसमें क्लाउड्स की बात हो रही है, इसमें बर्ड्स की बात हो रही है. सो यू कैन मेंशन ऑल दीज थिंग्स कि नेचर की पिक्चर आपके माइंड में डेवलप हो जाए. आप उसको लिखिए. इफ़ यू वांट यू कैन सेंड इट टू मी एंड आई विल करेक्ट इट. ओके. नाउ पर्सोनिफिकेशन की इसके अंदर और बात की गई. पर्सोनिफिकेशन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को हम ह्यूमन से कंपेयर करते हैं. जैसे बुक्स जो है हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं. बुक्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स कहलाते हैं. तो ये पर्सोनिफिकेशन है. लव को हम किस पर्सोनिफिकेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं? लव इज़ ब्लाइंड. अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट द डोर. तो कोई नॉक थोड़ी करता है डोर पर. सो अर्थ को हम बोलते हैं मदर अर्थ. और टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन. ये एक प्रोवर्ब भी है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन. सो दीज आर ऑल पर्सोनिफिकेशंस. और ये सारे ईडियम्स हैं. ईडियम्स मतलब मुहावरे. Now the last question is, imagine that an MLA of your area or a sarpanch of your village panchayat, you are a tall man like a tall tree. मतलब अब आपको पता है कि tall man का मतलब क्या है. कि बेशक आप tall हैं लेकिन आपका औहदा, आपका पावर और आपका पोजीशन जो है वो एक्चुअली tall है. तो आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है आपके फीट कैसे अर्थ में है, यानी कि आप अपनी पावर को दूसरों की मदद करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो यू कैन से कि मैं टॉल आदमी हूँ लाइक अ टॉल ट्री. लोग मुझसे बहुत उम्मीद रखते हैं. मैं बड़ा हूँ पावर पोजीशन में. मैंने अच्छे से पढ़ाई भी की है. और इस गांव के अंदर मैंने क्या क्या किया है. मैंने एक स्कूल खुलवाया है लड़कियों के लिए. एक मैंने सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ किया है. और मैंने गांव में बिजली और पानी का इंतज़ाम किया है. मैंने पार्क्स को रेनोवेट कराया है. टैप वाटर हर घर में पहुंचाया है. सो दिस इज़ हाउ you have used your power to help others. You can mention like this.
So with this, we have completed this chapter, Tall Trees, and I will come back with the next lesson very soon in my next video. और वो लेसन होगा अ टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 1. सो मैं जल्दी से इस वीडियो को लेकर आऊँगी. आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा. अगर आपका कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है, डू लेट मी नो. टिल देन, टेक केयर एंड बाय.